चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या करा, 2 के मल्टीपल कौन कौन हो सकता है। पहला है क्या करा, 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल हम किसको कहेंगे, तो किसी भी संख्या को 2 से गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 2 का मल्टीपल कहलाएगा। यानी कोई भी संख्या है उसको हम 2 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वो संख्या 2 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये 0, ये क्या है, ये 0 संख्या को हम 2 से गुना किए और गुना करने के बाद आया क्या 0, तो जो 0 हुआ वो क्या 2 का मल्टीपल है। अब जो हमारा संख्या 1 है, 1 को 2 से गुना किए तो 1 जो गुना करने के बाद क्या है 2, तो ये क्या है 2, क्या है 2 का मल्टीपल है। उस तरह से फिर हम संख्या 2 को 2 से गुना किए तो गुना करने के बाद क्या आया 4 आया, तो जो 4 आया वो 2 का मल्टीपल है। यानी किसी भी संख्या को हम 2 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ 0 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है। क्योंकि उसको हम 2 में किसी संख्या को गुना किए हैं, गुना करने के बाद आया है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ n को 2 में गुना कर दिए तो आया हमारा 2n, तो 2n क्या होगा 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल। और हाँ, 2 का मल्टीपल कहने का मतलब सम संख्या, 2 का मल्टीपल का मतलब सम संख्या। 2 का मल्टीपल मतलब सम संख्या है, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो 2n आया हमारा वो क्या है 2 का मल्टीपल है। उसी तरह से t को हम 2 में गुना किए तो 2t आया, तो 2t क्या हो गया हमारा 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल यानी सम संख्या, 2 का मल्टीपल यानी सम संख्या। तो 0 क्या है, 0 तो पूर्णांक है लेकिन सम है, 0 सम है। 2 भी क्या है सम संख्या, 4 क्या है सम संख्या, 6 क्या है सम संख्या, 8 क्या है सम संख्या, 2n क्या है सम संख्या, 2t क्या है सम संख्या। उसी तरह से हम 2 में अगर q गुना करेंगे और गुना करने के बाद क्या आएगा 2q, तो हमारा ये 2q जो है ये क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है यानी 2q सम संख्या है। ध्यान से, हमारा 2q क्या है सम संख्या है ना, और इसी को हमको दर्शाना है कि 2q सम संख्या कैसे आता है, यही आज की क्लास में हमको दर्शाना है। इसीलिए अभी हम उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं। तो अभी क्या पता चला 2 का मल्टीपल है 2q, इसी कारण 2q क्या है हमारा सम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में करा कौन कौन संख्या 2 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये सब क्या 2 का मल्टीपल नहीं है। कैसे पता चलेगा कौन संख्या 2 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पर, कोई भी संख्या को 2 से गुना कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 1 जोड़ देंगे और जो 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे कि हम 0 को 2 से गुना किए, गुना करने के बाद आया 0 और ये 0 में 1 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो 2 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। उसी तरह से हम यहाँ 2 में 1 गुना किए, गुना करने के बाद आया 2 और वो 2 में 1 जोड़े तो आया 3, तो ये 3 हमारा 2 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। उसी तरह से 2 में हम 2 गुना किए आया 4 और 4 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 5, तो ये 5 हमारा 2 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 को गुना किए 2 में तो आया 6 और 6 में फिर क्या किए 1 जोड़ दिए तो कितना आया 7, तो 7 क्या होगा
2 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। उसी तरह से 2 में हम n जोड़े तो आ गया 2n, और 2n में फिर हम 1 जोड़े, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, 2 में हम n को गुना किए तो आया 2n, और 2n में फिर हम 1 जोड़े तो आ गया 2n + 1। तो 2n + 1 हमारा क्या है 2 का मल्टीपल नहीं है। उसी तरह से 2 में हम t से गुना किए तो आया 2t, और उसमें 1 जोड़े तो क्या हो गया 2t + 1। तो ये क्या 2 का मल्टीपल नहीं है। उसी तरह से हम 2 में अगर गुना करेंगे q तो आएगा 2q, उसमें फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2q + 1। तो ये क्या हो गया 2q + 1, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। और जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। क्या बोलेंगे विषम संख्या। यानी यहाँ पर जितना भी मेरा है एक 2 का मल्टीपल नहीं है यानी विषम है। 3 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी विषम है। 5 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी विषम है। 7 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी विषम है। उसी तरह से 2n + 1 2 का मल्टीपल है नहीं ना, तो ये भी विषम संख्या होगा। 2t + 1 ये 2 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी क्या विषम संख्या होगा। उसी तरह से 2q + 1 ये क्या 2 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी क्या विषम संख्या होगा। यानी जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसको बोलेंगे हम विषम संख्या। हम अभी क्या सीखे 2q सम संख्या है, अभी हम सीखा ना 2q जो है हमारा सम संख्या है ना, और 2q + 1 क्या है ये विषम संख्या है। ये क्या है विषम संख्या। और यही सिद्ध करना है कि 2q सम कैसे हुआ, 2q + 1 विषम कैसे हुआ। तो पता चल रहा कैसे हो रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से सजा के आगे हम बताएंगे, अभी बेसिक में हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है क्या सोल्व करना है, क्या क्वेश्चन क्या सो देखा जाए। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यानी कहना चाह रहा है कि कोई भी संख्या हो उसको कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या 2 8 10 20 40 50 हो, कोई भी सम संख्या हो उसको 2q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है 2q के रूप में। और कोई भी विषम संख्या यानी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में लिखना है। तो जस्ट पहले हम अभी बताए थे कि 2q सम संख्या है और 2q + 1 विषम संख्या है, बोले थे ना। लेकिन हमको दर्शाना है कोई भी संख्या विषम संख्या लीजिए, कोई भी विषम संख्या लीजिए और उसको 2q + 1 के रूप में दर्शाए, और कोई भी सम संख्या लीजिए उसको 2q के रूप में दर्शाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम 20 ले लिए और 20 को हमको 2q के रूप में दर्शाना है। तो क्या करेंगे, वो जो 20 को है भाग करेंगे किससे 2q के रूप में दर्शाना है तो 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर आएगा क्या, यहाँ 10 आएगा और शेष 0 बचेगा। और जो यहाँ 10 आया है उसको हम q मान लेंगे। यानी यहाँ फिर से देखा जाए 2 से हम भाग करेंगे 20 में करेंगे भाग। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2q के रूप में दर्शाना है। तो भाग करेंगे तो 10 बार में 1 कट जाएगा 20 और बच गया कितना 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 = 2 × 10 + 0 शेष 0। अब 2 हम लिख दिए, अब 10 को q मान लिए, इसको हम q मान लिए। ये पहले हम बता देते पहले क्लास में ये क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ के 2q + 0 यानी 20 क्या था, 20 क्या है सम संख्या,
और सम संख्या क्या 2q हो गया ना। उसी तरह से 40 भी हम करेंगे, 40 भी अगर हम करें 40 तो आएगा 20 दूनी 40 यानी 0। तो यहाँ लिख सकते 40 बराबर 2 गुना 20 प्लस 0 यानी 2q प्लस 0 यानी 2q। यानी ये भी सम संख्या, यानी कोई भी सम संख्या लिख रहे हैं तो उसको हम 2q के रूप में दर्शा रहे हैं कि नहीं, 2q के रूप में दर्शा रहे हैं, 2q के रूप में दर्शा रहे हैं, यही वो बोल रहा है। तो यहाँ तो हम 20 40 60 को 2q के रूप में दर्शा रहे हैं ना। उसी तरह से सब संख्या को 2q के रूप में दर्शाना है तो उसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। अगर वो बोलता कि 20 को 2q के रूप में दर्शाए, 40 को 2q के रूप में दर्शाए तो हम ऐसे लिख के बना सकते थे, लेकिन वो बोला सब के सब संख्या को 2q के रूप में दर्शाए तो उसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। वो आगे हम बताएंगे क्या मानना पड़ेगा। उसी तरह से आगे क्या करा कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में दर्शाए, यानी विषम संख्या जैसे कि 25, यानी 25 को हमको दर्शाना किस रूप में, 25 को दर्शाना 2q प्लस 1 के रूप में। तो 2q तो 2 से भागा देंगे तो आएगा 11 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 शेष 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 बराबर 2 गुने 12 प्लस शेष 1 है ना, तो शेष कितने यहाँ हो जाएगा, शेष 1 हो जाएगा। यानी क्या होगा 2 क्या हो गया गड़बड़, रुको 121 लिखा गया यहाँ पे, यानी 2 गुने 12 प्लस 1, यानी क्या हो गया 2 और 12, इसको अभी बोले थे क्यों मानना है, ये हो गया 2q प्लस 1 यानी 25, यानी विषम, ये क्या विषम संख्या, यानी विषम संख्या यानी 25 को हम दर्शा दिए 2q प्लस 1 में। उसी तरह से हम 55 को भी दर्शा सकते हैं, यानी कोई भी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 27 54 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 बराबर 2 गुना 27 प्लस 1, यानी यहाँ 27 ये क्या हो गया, ये q हो जाएगा, यानी 2q प्लस 1। यानी अगर वो बोलता कि 45 को 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाए, 25 को 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाए तो हम ऐसे दर्शा सकते थे। अगर वो बोलता कि 25 को 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाए तो हम ये लिख सकते थे, ये हमारा सही हो जाता। अगर वो बोलता 55 को 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाए तो ये लिख देते तो हमारा सही हो जाता। लेकिन वो बोला नहीं, सभी का सभी जितना भी विषम संख्या है उसको 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई कुछ मान मानना पड़ेगा, कुछ मान। चलिए वो कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q और तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में आता। यानी कोई भी सम पूर्णांक को दर्शाना 2q में और विषम को दर्शाना 2q प्लस 1 में। तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब हम a क्यों माने, क्योंकि a से आराम से निकल जाएगा। a यहाँ पर जो सम भी हो सकता है और a विषम भी हो सकता है। क्या बोले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और a यहाँ सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो सम कब होगा, जब शेषफल 0 बचेगा तो सम होगा, और जब शेषफल a बचेगा तो वो विषम होगा। अभी ना बता रहे थे इसके जस्ट पहले वाला। विषम को लिखना है 2q प्लस 1 के रूप में। तो ये जो हमारा 1 यहाँ पर है ये क्या है, ये शेषफल ही है ना। तो शेषफल यहाँ कितना है 1, तो ये विषम होगा। और सम को दर्शाना 2q प्लस 0, या फिर इसको 2q सिर्फ बोल सकते हैं। तो यहाँ शेषफल 0 है ना, तो ये क्या है, सम है। अब समझ में आ रहा होगा। जब
शेषफल 0 होगा तो उसको बोलेंगे सम, और जब शेषफल 1 होगा तो उसको बोलेंगे विषम। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब फाइनली कैसे बनाना है वो चलिए देखते हैं। सबसे क्या बोलेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। a जो है सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तथा b बराबर 2 हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 2q के रूप में दर्शाना है। हमेशा क्या है, 2q प्लस 1, 2 ही आ रहा है ना, इसी कारण हमको b बराबर 2 मानना पड़ा। क्या मानना पड़ा? b बराबर 2 मानना पड़ा। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एक बात ध्यान देने वाली बात है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का एक फॉर्मूला था। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का एक फॉर्मूला था बी क्यू प्लस आर, था ना। अब यहाँ b बराबर हम क्या माने, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर, ये ना हो जाएगा। यहाँ b बराबर हम क्या माने, 2, तो 2q प्लस आर हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो r का वैल्यू होगा, ये जो r है इसका वैल्यू क्या होगा, वो तो 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। r का वैल्यू 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा, यानी 0 या तो फिर 0 से बड़ा यानी 1। लेकिन आगे चल के कहा 0 से बड़ा होगा, 0 होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा यानी 1। यानी यहाँ पर फाइनली कहा जा रहा है कि यहाँ पर r का मान, यहाँ पर r का मान केवल 0 और 1 होगा, केवल 0 और 1 होगा। तो बताया जाए, जब हम यहाँ पर r का मान 0 और केवल 1 रखेंगे तो क्या क्या आएगा, यानी जब हम r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर होता है 2q प्लस r, और r का मान हमको रखना है 0, तो क्या हो जाएगा 2q। और जब r का मान हमको 1 रखना है, 2 ही को माने रखना है, यहाँ बता दिया गया है 2 ही माने रखना है, क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। फिर से समझा जाए, एक बार फिर से समझा जाए। यूक्लिड विभाजन वाला एक फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, लेकिन हम यहाँ b बराबर 2 मान लिए तो क्या होगा 2q प्लस आर हो जाएगा। b की जगह 2, बी क्यू होना चाहिए तो b की जगह 2, तो यानी 2q प्लस आर। जहाँ r का मान क्या 0 या तो फिर 1, यही बोल रहा है, ये बोल रहा है r का मान 0 2 या तो फिर 1 2। तो जब हम r का मान 0 रखेंगे, तो a का संभावित मान क्या होगा 2q प्लस 0 होगा। जब r बराबर 0 रखेंगे तो ये देखो यहाँ b के मान 2 रखे, q का q रह गया, प्लस अब r का मान क्या रखना है 0, तो हो जाएगा 2q प्लस 0, ये हो गया क्या a बराबर। लेकिन जब r के मान हम 1 रखेंगे तो a का संभावित मान, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a के संभावित मान क्या होगा, तो हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा, जैसे कि a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। जब r का मान 0 रखेंगे तो a का संभावित मान 2q प्लस 1, जब r का मान 1 रखेंगे तो a का संभावित मान 2q प्लस 1 होगा। आप समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ वो भी बताएं। अभी ये हो गया, बस इतना ही आपको लिखना। फिर लास्ट में यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 2q प्लस 0 यानी 2q एक सम पूर्णांक है। इसके पहले शुरू में पढ़े थे और आप लोग हाँ में हाँ भी लाए थे कि 2q क्या सम है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ बोल सकते हैं 2q एक सम पूर्णांक है। हाँ, तथा 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सॉरी, यहाँ एक चीज़ और लिखना भूल गया, 2q एक धनात्मक लिखना है, यहाँ धनात्मक लिख देना है। यहाँ पर जो है इसके एक और सम के बीच में हमको धनात्मक लिखना है।
धनात्मक, तो क्या हो जाएगा 2q+0 या 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है तथा 2q+1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास में क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करना। चलिए पहले बेसिक से थोड़ा समझ लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए जो कि सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक माने जो सम भी हो सकता है और विषम भी, तथा b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका कहता है कि a बराबर bq+r होता है, यही होता है ना। तो b की जगह हम क्या माने थे, b जगह 6 माने थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b की जगह 6 और q+r यानी 6q+r होगा। अब यहाँ b की जगह हम 6 माने यानी 6, तब r का मान जो होगा वो r का मान 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा ही, 6 से छोटा ही होगा। इसका कहने का ये मतलब है। आई आप समझ में आ रहा होगा। यानी जो r का मान, जो यहाँ r का मान आएगा वो r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 जी, r का मान यहाँ 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बट 6 से छोटा होगा। यानी यहाँ फाइनली कह सकते हैं कि r का मान 0 1 2 3 4 5 यही इतना में से ही होगा। चलिए आगे समझते हैं। हम अभी क्या बोले थे, a जो है ये a क्या है, जो माने धनात्मक पूर्णांक, यही ना माने कोई धनात्मक पूर्णांक a, इसको माने धनात्मक पूर्णांक। ये अभी बोले सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। जब सम होगा तो संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी जब ये हम सम मानेंगे तो कौन कौन सी संख्या आ सकता है, जितना भी सम संख्या 2 4 8 10 12 20 25 नहीं 40 ये सब हो सकता है। अगर a को हम विषम संख्या मानेंगे तो विषम संख्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते। लेकिन हम क्या माने हैं, धनात्मक पूर्णांक। यानी अभी जो a है, अभी ये जो a है ये a का वैल्यू 2 भी होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। यानी पूरा जितना भी 1 से लेके 100 करोड़ ये सब अभी वैल्यू होगा। अब ये a को हम 2q 3q 6q इस रूप में लिख सकते हैं। 2q+1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3q+1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 6q+1 के रूप में भी लिख सकते हैं, चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए आगे बताते हैं। a को हम 2q 3q 6q 2q+1 3q+1 6q+1 के रूप में कैसे लिखेंगे, वही चलिए आगे हम बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। हम अभी क्या बोले थे, a को 2q 3q ये सब के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2q+1 के रूप में अभी हम बता रहे थे। चलिए कैसे लिखना है अब वो सीखते हैं। हम पहले a बराबर मान लेते हैं 2, a बराबर 2। अब a को लिखना किस रूप में, 2q के रूप में, तो 2 से भागा देंगे। अब यहाँ देखा जाए
ए बराबर हम माने कितना 2, ए बराबर 2। अब हमको लिखना है किस रूप में इसको हमको लिखना है 2q के रूप में। तो ये 2 को 2 से भागा देंगे। 2 को 2 से भागा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2q के रूप में लिखना पड़ रहा। अगर 3q के रूप में लिखते तो 3 से भागा देते। तो यहाँ देंगे 2 एकम 2, ये हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आगे कितना, और फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, जहाँ पर B क्या है 2 है ना, B इसको हम B मानते हैं, ये क्या है इसको B मानते हैं, और Q हो गया ये 1, तो यहाँ 1 हम लिखेंगे नहीं, Q ही रहेगा, प्लस शेष ये कितना है 0, तो R का मान 0, तो 0 लिखेंगे। अब 2q में 0 जोड़ेंगे तो 2q आएगा, यानी 2 को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ए को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, कब, जब संख्या सम होगा तब। ए को 2q के रूप में हम कब लिख सकते हैं, जब ए की मान सम संख्या होगा तब 2q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ, एक बार आप देख लें। दूसरा, जब हम a बराबर 4 मान लेते हैं, a बराबर 4, तब क्या क्या होगा। अब हम 4 को, ये यहाँ देखा जाए, ये 4 यहाँ देखिए, यहाँ है जहाँ हम बता रहे हैं, ये जो 4 को किस रूप में लिख सकते हैं 2q के रूप में और 3q के रूप में। कैसे लिखेंगे, चलिए पहले 4 को हमको किस रूप में लिखना है, ये 4 को 2q के रूप में लिखना है। 2q के रूप में लिखना है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, कट गया। a बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R, B का वैल्यू 2 हो गया, Q को Q ही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, और ये हो गया 0, यानी हो गया 2q। यहाँ जो ये 2 आया है, इसको 2 यहाँ नहीं, यहाँ q ही मान लेते हैं, तो हो गया 2q लिखा गया। अब 4 को 3q के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 3q नहीं, 3q प्लस 1। 4 को, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, अब 4 को 3q प्लस 1 के रूप में हम कैसे लिखेंगे, चलिए 3q प्लस 1 के रूप में लिखना है। 4 को 3q प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3, बच गया 1। ए बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस R, B का मान हो जाएगा यहाँ 3, और Q का तो मान चेंज होता नहीं, और यहाँ शेष R कितना बचा, इसको ही बोलते हैं R ना, ये R है, कितना बचा 1, तो हो गया 3q प्लस। चलिए उसके बाद कहाँ थे हम, हाँ, हो गया 3q प्लस 1। अब आगे कुछ देख लेते हैं, ये हो गया, ये 3q प्लस 1 वाला ये बनाया हुआ देख लीजिए आप, और 2q वाला ये बनाया हुआ, समझ में आ रहा होगा। अब हम 6 लेते हैं, अब नंबर कौन सा लेते हैं 6। अब 6 को किस रूप में लिखेंगे, 6 को हम 2q के रूप में भी लिख सकते हैं, 3q के रूप में भी लिख सकते हैं, 4q प्लस 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 5q प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी दिए थे। अगर 2q के रूप में लिखना है तो 2 से भाग देंगे, 3q के रूप में लिखना है तो 3 से भाग देंगे, 4q के रूप में लिखना है तो 4 से भाग देंगे, 5q प्लस 1 के रूप में लिखना है तो 5 से भाग देंगे, 6q के रूप में लिखना है तो 6 से भाग देंगे, वो आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई सम संख्या हो तो उसको आपको 2q, 4q, 6q और 8q इतना ही
इतना ही में लिखने के लिए बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। अगर आपको कोई सम संख्या दे दिया है और उसको क्यू के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है, तो उसको आप बस इतना ही 2Q 4Q 6Q और 8Q ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर कोई विषम संख्या को बोला हो लिखने के लिए तो उसको बस बोलेगा, कभी बोलेगा 2Q+1 के रूप में लिखे, कभी बोलेगा 3Q+1 के रूप में लिखे, कभी बोलेगा 3Q+2 के रूप में लिखें, 6Q+1 के रूप में लिखें, 6Q+3 के रूप में लिखें, 6Q+5 के रूप में लिखें। इसी रूप में आपको लिखना के लिए बोलेगा। तो कोई भारी बात नहीं है, आराम से लिखा आ जाएगा। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं 3। अब हम इसको बोलते हैं कि ये जो 3 है इसको 2Q+1 के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? 1 के रूप में। और एक 3Q के रूप में लिखिए। ये 3 को 2Q+1 के रूप में लिखना है और फिर ये 3 को 3Q में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 3 को अंदर रखेंगे, पहले 2Q के रूप में लिखना है तो 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब फॉर्मूला होता है A बराबर BQ+R। B का वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, Q का तो Q ही रहता है, प्लस R का वैल्यू 1 आया तो ये हो गया 2Q+1। अब समझ में आ रहा। लेकिन इसी को अगर 3Q के रूप में लिखना है तो 3 से भागा देंगे, निकम 3 कट गया, यहाँ 0, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ Q आता है तो Q तो वही रह जाएगा, प्लस R की वैल्यू 0 0, तो टोटल हो जाएगा 3Q लिखा गया। आप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला था क्या? ये सब नहीं बोला था, हमको क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में आते हैं कि कोई भी विषम संख्या, हमको क्वेश्चन में बोला था कोई भी विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, उसको हमको लिखना 6Q+1 के रूप में, 6Q+3 के रूप में और 6Q+5 के रूप में। यानी कोई भी विषम संख्या, वो 7 हो, 9 हो, 11 हो या 13 हो या फिर 15 हो या फिर 17 हो या फिर 19 हो, कोई भी संख्या हो उसको लिखना है किस रूप में? ये तीनों ही में से कोई एक रूप में लिखना है। कोई भी संख्या ले ली जाए, कैसा विषम संख्या, वो जो विषम संख्या रहेगा वो तीनों में से कोई एक रूप का आएगा ही। यानी कोई भी विषम संख्या लिया जाए तो वो 6Q+1 या 6Q+3 या फिर 6Q+5, ये तीनों में से कोई एक ना एक आना ही चाहिए। तो कैसे आएगा? तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले 7 लेते हैं। कौन सा लेते हैं संख्या? 7। चलिए पहले 7 लेते हैं। हमको क्या करना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखना 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, कोई भी संख्या। जैसे कि 7 क्या है? विषम पूर्णांक है। 9 क्या? विषम पूर्णांक है। 11 क्या? विषम पूर्णांक है। 13 क्या? विषम पूर्णांक है। अभी हम बता रहे थे। तो कोई भी संख्या लिया जाए और ये तीनों रूप में आना चाहिए। तो पहले हम 7 लेते हैं। चलिए 7 ले लिए। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि 7 को किस रूप में लिखना है। तो 6Q, यानी सब में 6 है ना, ये 6, तो हमको 6 से भाग देना है। याद रखें, जो यहाँ Q के बगल में रहता है उसी से भाग पड़ता है। तो देंगे 6 को एक बार से भाग करेंगे तो आएगा 6, यहाँ शेषफल बचेगा 1। अब एक फॉर्मूला था A बराबर BQ+R। ये फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन का है। A बराबर BQ+R। B के मान यहाँ 6 आ गया, Q तो Q ही लिखाता है, प्लस R 1 बच गया। तो यह देखा जाए, एक जो हम 7 संख्या माने थे वो 6Q+1 के रूप में आ गया कि नहीं? आ गया, आ ही जाता है, बस इसको साबित करना है। पहला साबित हो गया। दूसरा साबित करना 6Q+3, इसको भी हम साबित कर देते हैं। उसके लिए हम 9 लेते हैं, 6 से भाग करेंगे क्योंकि 6Q में लाना है। तो 6 एकम 6 घटाएंगे तो बचेगा 3,
यहाँ फिर ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बी क्यू प्लस आर, यहाँ बी की वैल्यू 6, क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस आर का यही ना आर है हमारा, ये आर हो जाएगा 3, यानी 6 प्लस 3 के रूप में लिखा गया ना। अब उसी तरह से 11 लेते हैं, 11 हमको किस रूप में लिखना है, 6 क्यों ना, तो 6 से भागा देंगे तो 6 एकम 6, अब बच जाएगा यहाँ कितना 5। अब ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6, क्यू का क्यू प्लस 5, अगर ना 6 क्यू प्लस 5 यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी विषम संख्या ले ले वो यही तीनों रूप का होगा, इससे एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, जब भी आएगा तो यही तीनों का रूप होगा। जैसे कि आप हम कोई भी ले लेते हैं और विषम पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि एक लेते हैं, मान लेते हैं 25, अब हम 25 ले लिए, अब ये 25 को यही तीनों में से कोई एक रूप में लिखना है, दूसरा रूप में नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो 25 को भागा करेंगे किससे, 6, अब करेंगे कितना बार में आएगा, छोचक 24 आ गया। अब 25 में से 1 गया, 25 में से 24 गया तो बचा 1। अब देखा जाए वो फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 6, क्यू का क्यू प्लस आर का वैल्यू 1 आ गया ना, 6 क्यू प्लस 1, यानी कोई भी विषम संख्या लेंगे वो यही तीनों में से कोई एक आएगा और यही हमको दर्शाना है। चलिए ले लेते हैं हम 85 ले लेते हैं। चलिए इसको 85 को 6 क्यू के रूप में लिखना, तो 6 से भागा देंगे, 6 एकम 6, हाथ में 2 बच गया, 5 हो गया। उसके बाद कितने बार में आएगा, 6 बोल रहे हैं, हिंदी में छो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर छोचक 24, शेष बच गया 1। अब एक फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ बी का वैल्यू 6 होगा, क्यू होगा प्लस आर कितना आया, 1 आया, यानी 6 क्यू प्लस 1 के रूप में आ गया कि नहीं, अब समझ में आ रहा है। यानी कोई भी विषम धनात्मक संख्या लेंगे वो यही तीनों में से आएगा, ये साबित हो गया, हमको भी विश्वास हो गया, आपको भी विश्वास हो गया। चलिए अब कैसे इसको लिखना है कि ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, चलिए उसके लिए बताते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये संख्या है, क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको दर्शाना है कि कोई भी विषम धनात्मक हो वो 6 क्यू प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, 6 क्यू प्लस 3 के रूप में होना चाहिए और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिख दिए। उसके बाद करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे, ए जो हमारा रहेगा वो सम भी रहेगा, अभी तो फिक्स नहीं ना कि क्या है, कौन सी संख्या है, 2 माने 4 माने बुरा कोई भी, तो कोई के लिए हम मान लेते हैं ए, जो कि सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, ना क्वेश्चन वाले को पता ना हमको पता। और बी हमको लिखना 6 क्यू के रूप में ना, इसी कारण बी बराबर हम 6 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर फॉर्मूला था बी क्यू प्लस आर, ये किसका फॉर्मूला था, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका का ये फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बी बराबर हम कितना मान लिए 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यू
प्लस आर, ये हो जाएगा ना। तो वही लिखे ए बराबर 6Q प्लस आर, क्योंकि बी की जगह 6 ले लिया। जहाँ आर का वैल्यू हम बताए थे ना, आर का वैल्यू 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन से छोटा होगा, ये हम पहले बताए। ये भी लिखना है, यानी आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ये होगा। तो ए का संभावित मान, अगर हम ए बराबर 6Q प्लस आर लिखेंगे तो ए के कौन कौन सा मान आएगा, चलिए देखते हैं। ए का संभावित मान किस पे हमको दर्शाना है, ए बराबर ए बराबर 6Q प्लस आर है, ये है फॉर्मूला। पहले हम आर बराबर 0 ले लेते हैं। जब हम आर बराबर आर के जगह पर, यहाँ देखा जाए आर के जगह पे, यहाँ आर के जगह पर 0 रखे तो क्या हो गया 6Q प्लस, और यहाँ फिर से एक बार हम अच्छे से बता देते हैं। यानी ए बराबर था BQ प्लस आर, ये था ना फॉर्मूला। जब हम आर बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 था, बी की जगह 6 था, यानी 6Q प्लस आर का वैल्यू 0। अब 6Q प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। यही हम यहाँ दिए हुए, आर का वैल्यू 0 रखे तो ए बराबर हो गया 6Q प्लस 0 यानी 6Q। आया समझ। जब ए बराबर क्या था 6Q प्लस आर, ये था ना, याद रखा जाए। एक मिनट हम यहाँ लिख ही देते हैं। एक था ए बराबर 6Q प्लस आर, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे। अब आर का मान हम 1 रखते हैं, आर का मान 1 रखते हैं तो ये बराबर फॉर्मूला था 6Q प्लस आर। अब आर का मान 1 रखेगा तो हो जाएगा 6Q प्लस 1। वही यहाँ की आर का मान 1 रखे तो हो गया ए का मान 6Q प्लस 1। अगर वही हम आर का मान 2 रखेंगे तो जो फॉर्मूला था 6Q प्लस आर तो हो जाएगा 6Q प्लस 2। आर का मान यहाँ हम 2 रखे तो ए का मान आ गया 6Q प्लस 2। उस तरह से आर का मान 3 रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा 6Q प्लस 3। अब आर का मान 4 रखेंगे तो आ जाएगा 6Q प्लस 4। अब आर का मान 5 रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा 6Q प्लस 5। ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो यहाँ पर जो आया है कौन कौन सा, एक 6Q प्लस कहाँ गया 6Q प्लस 2, ये फिर 6Q प्लस 4, ये। तो ये सब क्या है जो आया 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये सब सम पूर्णांक है और हमको साबित करना था विषम पूर्णांक, है ना। तो जो बच गया क्या क्या, यहाँ पर बच गया मेरा, देखा जाए तो यहाँ बच गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ये तीनों बच गया ना। बच गया क्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। तो जो बच गया वो क्या हो गया, जो बच गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 जो बच गया वो क्या विषम पूर्णांक, क्या है विषम पूर्णांक है। और तो हमको यही तो सिद्ध करना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो सिद्ध हो गया, यानी अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको बस इतना ही, आपको जब एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन तो आपको कहाँ से लिखना है,
आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको ये प्रक्रिया हल लिखना है, ये पूरा लिखना है। ये पूरा लिखने के बाद आपको फिर ये पूरा लिख देना है। आपको जितना मार्क्स में पूछा जाएगा 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का, वो फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।